के दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की सेकंड क्लास में। आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारा कल की वीडियो से ही कंटिन्यू होगा। कल की वीडियो मैंने आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था आपको फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको? आप लोगों को इसके साथ मैंने बताया था केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज। अब इसमें पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में बेटा आप लोग देख सकते हो, जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होगा वो हो जाएगा उसका फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल पिछली क्लास में भी करवाया था मैंने। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होगा? जो आइस है वो आपकी एक सॉलिड स्टेट है और जैसे ही वो मेल्ट होगी वो एक लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल चेंज। अब आप लोग केमिकल चेंज के बारे में कैसे बता सकते हो कि किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अब सबसे पहले जो इसमें हम देखेंगे केमिकल चेंज को पता करने के लिए, उसमें सबसे पहले क्या हो सकता है बेटा? सबसे पहले हो सकता है चेंज इन स्टेट। सेकेंड उसमें हो सकता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद जो हमारा थर्ड हो सकता है वो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ हो सकता है हमारे पास चेंज इन कलर। तो हमारे पास ये चार सिचुएशन है जिसके बाद हम बता सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब इसमें हर एक का एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास था चेंज इन स्टेट, इसके एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो? इसका एग्जाम्पल हो सकता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगली क्या स्टेट हमारे पास वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल या फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब इसका क्या एग्जांपल होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस में? इवोल्यूशन ऑफ गैस का सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल। लास्ट एग्जांपल है चेंज इन कलर के लिए आप लोग क्या दे सकते हो कि कलर कैसे चेंज हो सकता है? इसका भी हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड। जब हम लोग खाना बनाते हैं आपने देखा होगा जो खाने का स्टार्टिंग में कलर होता है और जो खाना बनने के बाद कलर होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है? चेंज इन कलर का। ये तो बात हो गई हमारी एक जनरल टॉपिक कि हम केमिकल चेंज कैसे बता सकते हैं। अगर कहीं पे चेंज इन स्टेट होता हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो या फिर चेंज इन कलर हो।
इन चारों के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है या फिर फिजिकल चेंज हो रहा है। ये हमारे चारों एग्जाम्पल हो गए हैं। अब आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा काम है घर के लिए। वो काम क्या है, मैंने हर एक का एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी तरफ से एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब बेटा जहाँ पे भी केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज कैसे हो रहा होगा, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से किन्हीं दो सब्सटेंसेज में आपस में रिएक्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी है, अब उसको एक बार नोट्स के रूप में लिख भी लेते हैं। सबसे पहले हम जिसकी डेफिनेशन लिखेंगे वो होगी ये, द प्रोसेस इन विच वन और more substance combine to form a new product is called a chemical reaction। इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो है द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंगल सब्सटेंस या फिर न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसको एक एग्जांपल की तरह देखें, एग्जांपल मान लें इसका, इससे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम, मान लिया हमारे पास कोई सब्सटेंस है ए और एक सेकंड सब्सटेंस है बी, इन दोनों में आपस में कुछ रिएक्शन होता है और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है नया, एक नया सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, सी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन की बात। अब मैं इसके बाद आप लोगों को एक टेबल बताना चाहूँगा जो हमारे 10th की पूरी केमिस्ट्री में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और याद कर लो अच्छे से, ठीक है। अब एक बार हम वो टेबल और बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस आ गए आपको समझ में। किसी को अगर कॉपी में साथ साथ नोट्स बना रहा हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। उसमें कुछ मेटल्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए उनके सिंबल के साथ, ठीक है। वो हमारी केमिस्ट्री में हेल्पफुल रहेंगे। अब वो सीरीज लिख लेते हैं हम लोग, पॉपुलर साइंटिस्ट, cunning made a zoo in London Thought City। Made up of silver and
गोल्ड। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई मेटल्स के नाम नहीं है, ये इसे याद करने का एक तरीका है। याद कैसे करेंगे? इसमें जो इसका फर्स्ट लेटर है हर वर्ड का, ये एक एलिमेंट का नाम है। अब वो नाम क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। पी से क्या बनेगा? पी से होगा बेटा पोटेशियम, ये है पोटेशियम। एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एम से मरकरी। सिल्वर वो कौन तो बेटा खुद में ही एक एलिमेंट है, सिल्वर और गोल्ड। ये तो हो गए हमारे मेटल्स के नाम। अब हम इनके सिंबल्स से हमें पता होने चाहिए, तो सिंबल्स और लिख लेते हैं एक बार। पोटेशियम होता है के, सोडियम होता है Na, कैल्शियम होता है Ca, मैग्नीशियम होता है Mg, एल्यूमिनियम होता है Al, जिंक होता है Zn, आयरन होता है Fe, लेड होता है Pb, हाइड्रोजन होती है H, कॉपर होता है Cu, मरकरी होता है Hg, सिल्वर होता है Ag और गोल्ड है Au। ठीक है। अब ये जो हमने मेटल्स लिखे हैं, जिस भी सीक्वेंस में हमने लिखे हैं बेटा, इस सीक्वेंस को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको रिएक्टिविटी सीरीज ही क्यों बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही आप इस टेबल में ऊपर से नीचे जाओगे तो जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जो मेटल जितनी ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा ही रिएक्टिव होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम, और सबसे कम गोल्ड। ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ऐसे, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती जाती है बेटा। इस सीरीज में रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन टेबल। ठीक है। अब आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे, हम लोग कैसे क्या पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे हमें क्या करना है वो देखेंगे हम। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो हम सिलेबस अपना कवर करेंगे, ये हमारा स्ट्रिक्टली बेस होगा एनसीईआरटी पे। तो अगर कोई बच्चा साथ में बुक लेके पढ़ना चाहे, बुक से भी पढ़ सकता है। एनसीईआरटी है ये बेटा 10th क्लास की। ठीक है। 10th क्लास की एनसीईआरटी हम स्ट्रिक्टली फोकस्ड रहेंगे, इसकी एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं। उन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, उसमें क्या क्या कह रखा है एक्टिविटी में। ठीक है। अब सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 1.1।
एक्टिविटी 1.1। उस एक्टिविटी में आपको कहता है आप एक मैग्नीशियम रिबन को, आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को आप लोग बर्न करते हो, बर्न करते हो, तो उसमें हमें क्या मिलेगा। अब उसमें हमें देखो, हमें पता है जब कोई भी चीज़ बर्न करती है तो उसमें ऑक्सीजन साथ जरूर चाहिए होता है, ऑक्सीजन का, तभी वो कोई चीज़ बर्न कर पाएगी। Mg का हमें सिंबल पता है, Mg को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन साथ में चाहिए तो O2, O2 ऑक्सीजन का सिंबल है। और फिर ये एरो लगाते हैं हम, इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें ये आपको दिखे कैसे, बेटा मैग्नीशियम रिबन आपका हमेशा वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, मतलब जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा तेज वाइट लाइट निकलती है, इतनी तेज आप उसको देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। आंखों पे इतना ज़्यादा इफेक्ट डलता है उससे कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, इतनी तेज वो वाइट लाइट होती है। अब हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक इक्वेशन की तरह लिखा है, केमिकल रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी से एक कंसेप्ट निकालते हैं अपना केमिकल इक्वेशंस का, ठीक है। या तो हम लोग इसे नंबर्स में इनके जो नाम हैं उस नाम के साथ लिख लें कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा ही बन गया है। लेकिन ये तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल था, क्या पता आगे और भी ज़्यादा मेटल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हो, क्या पता इस तरफ 4-5 मेटल जो हमारे प्रोडक्ट बने वो भी काफ़ी सारे बने। तो उसको इजी वे में लिखने के लिए क्या होता है बेटा, उसको हम लिखते हैं उनके सिंबल्स की फॉर्म में, वो हमारे लिए याद करने में भी आसानी रहता है और लिखने में भी छोटा होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई बेटा आपकी केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम किसी भी मेटल्स को या नॉन मेटल्स को उनके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस एरो के बारे में, ये एरो क्या सिग्निफाई करता है, ये एरो का सिग्निफिकेंस कोई बता सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सोचो थोड़ा, क्या माइंड में आता है बेटा। ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किनके बीच हो रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, मतलब जो रिएक्शन का फ्लो है वो इस तरफ है, ये दोनों चीजें आपस में मिलकर इसे बना रही है, ठीक है। उसके अलावा एक सिग्निफिकेंस और होता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है हमारे लिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है भाई, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं अभी तक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब इसी एक्टिविटी में देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बेटा ये दोनों क्या हैं, ये है हमारे पास
रिएक्टेंट, और जो हमें यहाँ पे ये MgO मिल रहा है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, इसका फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमें एक रिएक्शन के बाद मिलता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया इस एरो का सिग्निफिकेंस, Mg और O2 को क्या बोलते हैं, MgO क्या है। यहाँ पे Mg और O2 को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आर द सब्सटेंसेस which take part in a reaction to form a new product। और बेटा आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट इज ए सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अभी बस समझने के लिए समझ लीजिए कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट वो होता है जो इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है। और ये जो बीच में एरो का साइन है, ये एरो का साइन क्या सिग्निफाई करता है, हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि ये रिएक्शन इनसे जाकर यहाँ तक जा रहा है। और दूसरा क्या ये करता है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किसको करता है, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे हमेशा वो होंगे रिएक्टेंट, और जो इसके राइट हैंड साइड पे होंगे वो होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये केमिकल इक्वेशंस के बारे में है, इम्पोर्टेंट है, और आगे जो पूरा चैप्टर है इसी पे बेस है लगभग। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी में नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, अपने नोट्स साथ साथ बना लो, ताकि फिर आगे जब आप रिवाइज करो तो आप लोगों को एकदम प्रेशर ना पड़े और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन, कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं क्या। समझा मैंने दिया है, लेकिन फिर भी एक नोट्स बन जाते हैं तो हमें रिवीजन पे आसानी रहती है, इसलिए अब हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होते हैं, या फिर रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है। रिएक्टेंट की डेफिनेशन है बेटा, द substances that participate in a reaction to form a new प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्टेंट की बात। अब हम आगे बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। The substance which we get after the completion of our reaction। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं हमारे पास। अब उसके बाद जो हमें करना है, हमने एक चीज और पढ़ी थी, सिग्निफिकेंस ऑफ एरो, उसका भी एक बार हम नोट्स बना लेते हैं। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसमें एक एरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ एरो। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एरो क्या थे, सबसे पहला था हमारे पास इसमें कि ये डिफरेंशिएट करता है
differentiate between reactant and प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका अगला सिग्निफिकेंस क्या था? इसका अगला सिग्निफिकेंस हमारे पास था टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया है केमिकल इक्वेशन के बारे में कि ये केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है और हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल इक्वेशंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को और हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखी थी एक्टिविटी 1.1 की इक्वेशन थी हमारे पास Mg प्लस O2, क्या बना है यहाँ पे MgO। ठीक है, अभी होते क्या क्या है, इनके सिंबल्स एक बार लिख लेते हैं दोबारा। MgO क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। O2 को ऑक्सीजन, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। इसमें जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है ये है आपके रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट। अब बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि that the mass cannot be created neither be destroyed but it can transfer from one form to another। मतलब क्या हुआ, जितना रिएक्टेंट का वेट होगा या जो मास होगा रिएक्टेंट साइड का उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर हम ले, एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, अगर आप 1 किलो सॉल्ट लो और 1 kg वाटर लो, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन बनेगा बेटा उसका वेट कितना होना चाहिए? 2 kg। ठीक है, मतलब जो हमारे पास इनिशियल वेट था और जो फाइनल वेट है वो हमेशा बराबर होता है और एक यूनिवर्सल लॉ है, ना आप इसको चेंज कर सकते हो ना कोई कभी बदल सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा ही फॉलो होता है, बेशक आपकी फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर केमिकल इक्वेशन की उसमें बात करें तो बेटा यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो एटम्स हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन को लेके, द नंबर ऑफ
atoms present on reactant side should be equal to the number of atoms on product side। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, एक। ऑक्सीजन के मैग्नीशियम कितना है बेटा, एक। ऑक्सीजन कितने हैं, वो तो सिंबल हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन साथ में लगा है 2, मतलब ऑक्सीजन कितने एटम हो गए, 2। अब प्रोडक्ट में चलते हैं, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसे है बेटा, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अभी हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा। ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। अब हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है जो हमें मेन समझना है कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1, इसीलिए ये अनबैलेंस है। अगर यहाँ पे भी बाय चांस 2 ऑक्सीजन होती तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती। और हमेशा याद रखना, जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, जो हम ऐसे लिख देंगे, उन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिनको हमने उन एलिमेंट्स के सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें जरूरत क्यों पड़ी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हम केमिकल इक्वेशंस के केस में कैसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ इतना रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और जो इससे आगे का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी कोई अपने क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हर क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ। एंड इन लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।